ठीक है, आगे बताना है एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। जिस तरह से आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ठीक है, आगे बताना हैदर अली का जन्म कब हुआ था? 1721 में। हैदर अली का जन्म कब हुआ था? 1721। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। और टीपू सुल्तान कौन था? हैदर अली का पुत्र था। हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। आगे बताना हैदर अली जो है मैसूर का शासक कब बना? 1761 में बना था मैसूर का शासक। और हैदर अली की मृत्यु कब हो जाती है? 1782 में हो जाती है, जो कि किस युद्ध के दौरान होती है? हाँ, किसकी? सालाबाई कहाँ ला रहे हैं आप? कोटनोवा की लड़ाई, जो क्या आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। अब आपको बताना है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? 1780 से 84 में। कब हुआ था? 1780 से 84 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 1767 से 69 तक हुआ था, जो किस संधि के तहत समाप्त हुआ? मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। और तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 में हुआ था। किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था, जो कि कब? तो 1792 में। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान जो है मारा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बताना है आपको अनवरत योजना जो है किसका देन है? गुरनार मंडल का देन है। अब बताना है अनवरत योजना, जिसे इंग्लिश में रोलिंग प्लान बोलते हैं, रोलिंग प्लान का जो है पीरियड कब से कब तक रहा है? 1978 से लेके 1980 के दौरान रहा है। आपको बताना पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक रहा है? जी, 1974 से लेके 78 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल रहा है। आपको बताना है अली जिन्ना 20 सूत्री कार्यक्रम, जो 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष आया? 1975 में। ये पूछा जाता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था? आसानी से कह सकते, क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक? 1974 से 78 तक। और इसी बीच में 75 होता है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। अभी तक का बताना है सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सा है? सबसे सफल पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। और सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सा हो जाएगा? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। अब आपको बताना तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक? तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल जो है 61 से 66 तक हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कितना वार्षिक योजना आया था? 3 वार्षिक योजना आया था। 1966, 67, 67, 68, 68, 69, यानी 69 तक। आपको बताना इसी के दौरान जो है हरित क्रांति आई थी, जो कि किस वर्ष आई थी? 1966-67 में हरित क्रांति। और हरित क्रांति के भारत में जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग की वर्गीज कुरियन। ठीक बता रहे हैं। अब नई आंसर आप ही लोग कह रहा था, जो है हरित क्रांति के विश्व में जनक हो जाएंगे आपको नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। आपको बताना हरित क्रांति शब्द जो है किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? विलियम गॉड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? विलियम गॉड के द्वारा जो है हरित क्रांति शब्द दिया गया था। ठीक है, इसके आगे अब बताना है आपको हरित क्रांति किस देश की देन है? तो फिलीपींस की देन है। हरित क्रांति किस देश की देन है? तो फिलीपींस। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस। और फिलीपींस की राजधानी मनीला, यानी मनीला भी पड़ता है। यही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला है। ठीक है, आगे आपको बताना है विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी ना। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है रॉबर्ट क्लाइव के समय जो है मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय ना। अब आपको बताना प्लासी की लड़ाई के समय जो मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय ना। प्लासी की लड़ाई के समय शाह आलम द्वितीय। और बक्सर की लड़ाई के समय जो है आलमगीर द्वितीय। उल्टा हो रहा है। प्लासी की लड़ाई के समय आलमगीर द्वितीय और बक्सर की लड़ाई के समय शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 1764 डेट की बात बोले तो
22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। और प्लासी की लड़ाई किस तिथि को हुआ था? 23 जून 1757 को जो है प्लासी की लड़ाई हुई थी। आगे आपको बताना है भारी मशीनों में जो है स्नेहक के रूप में कौन कार्य करता है? ग्रेफाइट यानी ग्रेफाइट। और मंदक के रूप में कौन काम करता है? भारी जल करता है। सही है। आगे बताना आपको मास्टर ग्रंथि के रूप में किस ग्रंथि को जानते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं। ठीक है। आगे आपको बताना है शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि रहता है। ठीक है। आपको बताना बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में किस ग्रंथि को जाना जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को ही जाना जाता है। ठीक है। आगे बताना है अंगूर जो है किस जलवायु की फसल है? अंगूर जो है उपोष्ण जलवायु की फसल है। आगे बताना औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था? औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना 1964 में हुआ था, जिसको शॉर्ट में हम लोग IDBI के रूप में जानते हैं। आगे बताना है पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था। सही है। बताइएगा CU की किसकी रचना है? हुएनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में। सही है। आगे बताना है सूर्य का ताप हम तक किस माध्यम से पहुंचता है? विक्रम सही आंसर होगा। आपको बताना है DVD का फुल फॉर्म? डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाता है। क्या हो जाएगा? डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगा। आगे बताना है प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? वॉल्व का। आगे बताना आपको जानकी रमन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रतिभूति घोटाला से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? प्रतिभूति घोटाला से हो जाएगा। आगे बताना सूर्य से सर्वाधिक दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी का सूर्य से सर्वाधिक दूरी 4 जुलाई, जिस घटना को ऑफशोर और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एपीहेलियन। 4 जुलाई को एपीहेलियन और 3 जनवरी को पेरीहेलियन। जिस दिन को जो है कम दूरी होता है उसे जो है पेरीहेलियन बोला जाता है। 4 जुलाई 3 जनवरी। 3 जनवरी को कम न्यूनतम दूरी होता है और 4 जुलाई को अधिकतम होता है। क्या कंफ्यूजन हो गया? कहाँ पढ़े 2 जनवरी? कल के सेट में 2 जनवरी आंसर लगा है। कल के सेट में 2 जनवरी लगा है। जान लीजिए। नहीं, सही है। 3 जनवरी सही आंसर होगा। 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के मध्य, जिस घटना को इंग्लिश में पेरीहेलियन बोला जाता है और जो है बोले तो हिंदी में उसे उपसौर बोला जाता है, उपसौरी घटना। आगे अधिकतम दूरी और से अधिकतम और से अपसौर होता है और ये किस तिथि को होता है? 4 जुलाई को होता है। ठीक है। आगे बताना रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? हम तानसेन का नहीं पूछ रहे हैं आपसे, हम रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम। ठीक है। गदाधर चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। और जो है तानसेन का बचपन का नाम क्या था? रामतरु पांडे था। आपको बताना विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। और स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। बिल्कुल सही है। ठीक है। दयानंद सरस्वती के जो है बचपन का नाम बताना है। मूल शंकर हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है द्वैध शासन व्यवस्था को जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था बंगाल में? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कब शुरू किए थे? 1765 में किए थे। और इसको समाप्त करने का काम किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। कब किए थे ये? 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। और लागू कब किया गया था? 1765 में। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बताइए स्वर्ग से उतरा सेना नायक के रूप में किसको जाना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है। स्वर्ग से उतरा सेना नायक के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है। ठीक है। आगे बताना संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागिरी यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। सही है। आगे आपको बताना है
विटामिन B6 का रासायनिक नाम, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम, विटामिन B1 पूछ रहे, ए नहीं पूछ रहे तो कोई रेटिनॉल बोल रहे थे। विटामिन ए का रासायनिक नाम पहले बोल दीजिए, रेटिनॉल। विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन और विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B5 का पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन और विटामिन B7, बायोटिन, विटामिन H, बायोटिन, विटामिन B9, फॉलिक अम्ल, ठीक है, विटामिन B11, फॉलिक अम्ल, विटामिन B12, साइनोकोबालामिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, विटामिन ई का, टोकोफेरॉल और विटामिन के का, विटामिन के का क्विनोक्विनोन हो जाएगा, ठीक है। इन सभी विटामिन का एक बार आप रासायनिक नाम सुन लिए। हमें लगता है थोड़ा स्पीड हो गया था, किन्हीं को याद नहीं हुआ होगा, जिनको याद हुआ उनको जवाब देने में बहुत मजा आया। ये होता है, फिर से एक बार सुनिएगा, आराम से बोलते हैं, ठीक है। सुनिएगा गौर से, अब लास्ट में हम पूछेंगे भी, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम। अब लिखने में लग जाइएगा तो कुछ नहीं याद होगा, कुछ याद है, कुछ भूले हुए इसीलिए। अब जो हम क्या बता रहे हैं, पहले अच्छा से सुन लीजिए, घर पे जाइएगा, ठीक है। नहीं कुछ तो शाम में वीडियो अपलोड हो जाएगी, एक बार वीडियो फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है। पहले अच्छा सुनिए, सुनिएगा तो कम से कम अभी कुछ ना कुछ माइंड में गेन करिएगा। आप लिखने में लगे हुए हैं, जब तक हम विटामिन B1 बोले तब तक हम विटामिन डी तक हम पहुंच चुके हैं। आप पता चलेगा एक को लिख रहे हैं, ठीक है। सुनने के लिए विकल्प मिल रहा है, रिवीजन करने के लिए आप रिवीजन कर लीजिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम बोलिए, रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमिन, विटामिन B1 का वही हुआ थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3, देख रहे कितना जवाब निकल रहा है, नियासिन, विटामिन B5, देख रहे हैं को निकल रहा है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7, बायोटिन, विटामिन B9, फॉलिक अम्ल, विटामिन B11, फॉलिक अम्ल हो देता है विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है वो विटामिन B12 होता है, ठीक है। साइनोकोबालामिन, कोबाला मतलब यानी कोबाल्ट से बना है। आगे बात करते हैं विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, एस्कॉर्बी रोग होता है। मसूड़े से ब्लड का आना किस विटामिन की कमी के कारण, विटामिन सी के कमी के कारण। आगे इतना विटामिन डी जो है, डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। आगे बताना विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। बताए हड्डी से संबंधित रोग किस विटामिन की कमी के कारण, विटामिन डी के कमी के कारण होता है। बांझपन किस बीमारी विटामिन के, विटामिन ई के कारण होता है। आगे बताना बालों का झड़ना किस विटामिन के कारण, विटामिन B7 और बालों का पकना विटामिन B5। बालों का पकना यानी पहले बाल पकेगा तब ना झड़ेगा, विटामिन B5, बालों का पकना, विटामिन B7, बालों का झड़ना। आगे बताना है आपको विटामिन के का रासायनिक नाम क्विनोक्विनोन। एक दो बार पढ़िएगा ना, अपने आप याद हो जाएगा, समझे। चलिए आगे आइएगा। आगे बताना राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना कब हुआ था, 1900 दूसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ था, 1956। और बताना राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना की बात करते किस देश की सहायता से हुआ है, जर्मनी के सहायता से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का स्थापना किस देश के सहयोग से, दुर्गापुर, बोलिए बेटा दुर्गापुर कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। लोकप्रिय मेला कौन सा, दुर्गा पूजा। चलिए कोई बात नहीं, इसके साथ साथ काली मेला भी लगता है अच्छा से, ठीक है। हाँ आपको बताइएगा दुर्गा जी का कितना हाथ, 10 ना, 10 ना। 10 मतलब क्या होता है, 10 होता है। ब्रिटेन यानी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से, ब्रिटेन। 10 मतलब क्या होता है, 10 होता है। सीधा ध्यान रखें, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से। दुर्गा जी के 10 हाथ, इससे ध्यान रखें 10, ठीक है।
चलिए आगे बताना है आपको। बोकारो स्टील कारखाना का स्थापना 1964 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। और आपको बताना बोकारो किस देश की सहायता से? रूस की सहायता से ही हुआ था। आगे बताना आपको भारत में जो है कैसी बेरोजगारी देखने को मिलती है? वही संरचनात्मक बेरोजगारी की बात करते हैं। कृषि के क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी? प्रछन्न बेरोजगारी देखने को मिलता है। अप्रछन्न नहीं होता है, प्रछन्न बेरोजगारी होता है, ठीक है, और लगा देते हैं, प्रछन्न बेरोजगारी होता है। क्या वो अलग अलग होता है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में जो है ना, या फिर पढ़े हुए लोगों के बीच जो बेरोजगारी होती है उसको बोला जाता है कैसा बेरोजगारी? शिक्षित बेरोजगारी होती है शहरी क्षेत्र में, यानी पढ़े हुए लोग की बात करते हैं। और छिपी हुई बेरोजगारी कृषि के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। लगता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो छिपी हुई बेरोजगारी रहती है। आगे आपको बताना है बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? नेपोस्कोप हो जाएगा, ठीक है। आगे बताओ नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा। कौन सा होता है? अस्थि मज्जा प्रभावित होता है, सही है। आगे बताना आपको उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है? उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है? ब्लैक रोलर कहलाती है। पश्चिम बंगाल में बहने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है? काल वैशाखी। केरल में गर्म हवाएं क्या कहलाती है गर्मी के दिनों में? आम्र वर्षा। आम्र वर्षा केरल में, कॉफी वर्षा कर्नाटक में, कॉफी वर्षा कर्नाटक में। और उत्तरी भारत की बात करते हैं तो लू हो जाएगा उत्तर भारत में, यानी उत्तर भारत में बहने वाली गर्म हवाएं को किस नाम से जानते हैं? लू के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में किस नाम के जानते हैं? काल वैशाखी के नाम से जानते हैं। और यदि बात करें केरल में किस नाम से जानते हैं? आम्र वर्षा। और कर्नाटक में किस नाम से? कॉफी वर्षा, ठीक है। आगे बताना है आपको हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या होता है? हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम होता है। जैसे कि हम बोलते हैं भारी जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O होता है। उसमें क्या होता है? भारी जल बोले, और ऐसे सीधा जल का बोले तो H2O होता है। यानी हाइड्रोजन का आइसोटोप की जगह पे क्या आ गया? D आ गया, यानी ड्यूटेरियम होता है। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या होगा? ड्यूटेरियम। आगे बताना है भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। भारी जल का 20 होता है। जल का अनुभार कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। आगे आपको बताना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर। और रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग करते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का भी। रेफ्रिजरेटर में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग करते हैं। और रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? शीतलक के रूप में। आगे बताना सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में, ठीक है। आपको बताना है जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था, जिस आंदोलन का जांच कमेटी जो है किस की अध्यक्षता में गठित की गई थी? FG सलाई की अध्यक्षता में। किनकी अध्यक्षता में? FG सलाई की अध्यक्षता में जो है जांच कमेटी का गठन किया गया था। आगे आपको बताना है 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था किस समिति के सिफारिश पर? अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर जो है 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था किस कमेटी की सिफारिश पर? अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर। आगे बताना है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है कारखाना में काम करने पे मना किया गया है? अनुच्छेद 24। बताइए किसी व्यक्ति को देह व्यापार या फिर जो है बलात्श्रम की बात करते हैं किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में है। किसी भी धर्म को मानने के लिए आप बाध्य नहीं किया जा सकता, आपको किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 25। किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं या फिर जो है पूजा पाठ कर सकते हैं किसके तहत? 26 के तहत। और आपको बताना है किसी भी धर्म के लिए जो है, यानी किसी भी कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए आप चंदा इकट्ठा कर सकते हो, वो टैक्स फ्री होगा अनुच्छेद 27 के तहत। यानी अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में कहा गया आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 में कहा गया आप तो जो है किसी भी धर्म का पूजा पाठ यानी यज्ञ जैसे बोलते हैं वो सबका अनुष्ठान कर सकते हैं, यानी किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 27 में क्या कहा गया है? तो धार्मिक कार्यों के लिए जो है आप जो टैक्स यानी चंदा वसूलेंगे वो टैक्स फ्री रहेगा। 28 में क्या कहा गया है बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 28। किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में जो है किसी भी धर्म विशेष का शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। छोड़ देते हैं आज के लिए। इनका है